हेलो एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? ऑडियो ऑडियो आ रही है सबको? ऑडियो क्लियर है? ठीक है, ऑडियो वीडियो आ रहा है सबका? ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिमेट्रिक वाला कुछ पार्ट देखा था। ठीक है, अभी भी हम बस एरिया अंडर द कर्व का डेफिनेशन ही देख रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से समझने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आगे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बस इंटीग्रेशन है। बस आपको ये समझना है कि हमें कौन से पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है और कौन से पार्ट का नहीं निकालना है ना। किस पार्ट में हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और किस पार्ट के लिए हमें फंक्शन को ब्रेक करके इंटीग्रेट करना होगा। बस यही चीजें आगे हैं और इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। तो बेसिक जो समझने वाला पार्ट है उस पे हम लोग ज्यादा टाइम दे रहे हैं कि आप मतलब समझो कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, कौन से पार्ट का होता है ना। कहां पे हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, कहां पे हम डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे, कहां पे नहीं हो पाएगा। बस यही सब चीजें समझने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे सिमेट्रिसिटी पे। ठीक है, तो हमने कुछ रूल्स बताए थे आपको, है ना। एक बार देख लो उन सबको। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि अगर x को -x से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम y को -y से रिप्लेस करें तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। और अगर आप दोनों को एक साथ रिप्लेस करते हो और फिर भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है ना। इन सारे पार्ट्स में देखो, सब में क्या हो रहा था, फंक्शन में चेंज हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पे और किसी पार्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि फंक्शन आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो हम इजिली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहां तक। तो अब ये बताओ कि ये जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, इसमें बताओ कि ये क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला हमने ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये वाला फर्स्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक ना। अब सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए आपको x को -x से रिप्लेस करना है और y को -y से रिप्लेस करना है। अगर x को -x से रिप्लेस करेंगे तो यहां पे देखो पावर स्क्वायर में है, तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, है ना। तो ये सिमेट्रिक के अबाउट किसके एक्सिस है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हमने ये चेक कर लिया। अब y को -y से रिप्लेस करो, तो y को -y से जब रिप्लेस करोगे तो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, -y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या देखो ये दोनों चीजें सेम चीज है, नहीं है। इसका मतलब ये x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो ये बस इजी सा फंक्शन है। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, सिर्फ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व आपको पता है। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व होता है। ठीक है, तो देखो y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, यानी जितना इस तरफ का पार्ट है उतना ही इस तरफ का पार्ट है। अब सिमेट्रिक होने से फायदा क्या होगा, हमें सिमेट्रिक होने से फायदा ये होगा आपको कि हमें अगर एरिया मान लो इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर हमें यहां से लेके यहां तक कैलकुलेट करना है, ठीक ना, तो हम पूरा कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, है ना। हमें अगर इस वाले पार्ट से मान लो -2 से +2 तक इंटीग्रेट करना है और एरिया कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन नहीं, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि ये फंक्शन सिमेट्रिक है ना, हमने क्योंकि पहले चेक कर लिया फंक्शन सिमेट्रिक है, तो अगर हम यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे तो हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं,
दो बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सेम टाइप का इंटीग्रेशन हम दो बार कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको पहले पता चल जाए कि ये सिमेट्रिक है तो हम एक पार्ट को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ अगर 0 से 2 इंटीग्रेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा पूरा एरिया मिल जाएगा नहीं, ठीक है। तो लॉजिक बस यही होता है, सिमेट्रिसिटी चेक करने का मतलब बस यही है कि अगर कर्व आपको सिमेट्रिक दिख जाए, है ना, तो आपका क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, या किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। फिर से x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। बताओ जल्दी से, किसी ने किया था। है ना, क्या करना है इसमें, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन सेम रहेगा, है ना। और फंक्शन सेम रहेगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के अबाउट। तो ये कर्व भी क्या है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। बाकी सब लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है सिमेट्रिसिटी कैसे चेक हो रहा है। किसी को डाउट आ रहा है कि कैसे सिमेट्रिक चेक करना है, कोई डाउट किसी को, फर्स्ट और 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड में बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो पहले x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो भी फंक्शन क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, बोथ एक्सिस, है ना। और आपको ये किस चीज का इक्वेशन है, एक्चुअली में सर्कल का इक्वेशन है, याद है आपको, है ना। तो 11th में आपने जितने टाइप के कर्व्स पढ़े हैं वो सारा कर्व आपको यहां पे एरिया में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सेंटर कहां पे होगा, ओरिजिन पे, और रेडियस कितना होगा 2, है ना। तो देखो ये कर्व जो होगा सिमेट्रिक होगा, यानी जितना वो, और ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक बोलते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में भी सेम होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेम होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम होगा, है ना। तो ये सारे क्वाड्रेंट में क्या है, सेम टाइप का है। तो अगर हमें कोई इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हम पूरा एरिया कैलकुलेट नहीं करके क्या करेंगे, सिर्फ एक पार्ट में कैलकुलेट करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये एरिया हमें पता चल जाए ए है ना, अगर ये एरिया पता चल जाए हमें ए है तो बस हमें करना क्या है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं सर्कल का, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, बोथ एक्सिस, सेम टाइप का कर्व है, इलिप्स है। तो इलिप्स भी क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, है ना। तो ये भी क्या है, बोथ एक्सिस। ये क्या होगा, फिफ्थ भी क्या होगा, बोथ एक्सिस, ठीक है। सिक्स्थ में बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, 6 में क्या होगा, 6 किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या फंक्शन में चेंज होगा या नहीं, चेंज होगा, है ना। और
फंक्शन को जब आप चेंज x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3, है ना। तो यहां पे फंक्शन देखो चेंज हो रहा है, तो ये y एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक नहीं है। y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, सिर्फ x एक्सिस के अबाउट। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो रहा है सबको, सिर्फ x के अबाउट क्यों है, किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखा करो, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा आंसर कर रहा हूं। ठीक है, जब भी कुछ आंसर करो तो क्वेश्चन नंबर साइड में लिख दिया करो कि इस क्वेश्चन नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 6 सबको समझ में आ गया कि क्या किया हमने, क्लियर है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपका कर्व इस टाइप का हो तो हमेशा ये नहीं देखना है कि स्क्वायर है तो हमने सबको सिमेट्रिक बोल दिया है, ठीक है। तो ये सिर्फ किसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 7 किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, अभी समझ में आया, जस्ट अभी हमने किया, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो देखो क्या ये और ये दोनों सेम है, नहीं है, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, तो ये दोनों क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। क्लियर हो गया अरुणिता, है ना। वैसे ही y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन सेम रहेगा, तो इसलिए किसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सेवेंथ में बताओ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्वेश्चन नंबर 7 किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्वेश्चन नंबर 7 किसके अबाउट सिमेट्रिक है, जल्दी देखो बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 किसके अबाउट सिमेट्रिक है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, y को माइनस वाई से रिप्लेस करो और देखो क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फंक्शन सेम है या डिफरेंट चेंज हो गया। अगर फंक्शन सेम रहेगा तो उसको हम उसके अबाउट सिमेट्रिक बोल सकते हैं, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंट हो गया तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा फिर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, विशाल, जेरिफा, आशीष, अरुणिता, जयश्री, मे बी असिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3 हो जाएगा, है ना। y इक्वल टू माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3 हो जाएगा, तो क्या ये सेम रहा, नहीं रहा, तो x y के अबाउट तो सिमेट्रिक नहीं है। फिर y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो देखो क्या हो रहा है, फिर से ये चेंज हो रहा है, तो फंक्शन तो कंप्लीटली चेंज हो गया ना, है ना। तो ये क्या है, किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है ना। तो इसमें क्या है, नो सिमेट्रिसिटी। सिंपल सा लॉजिक है, बस आप फंक्शन में x और y को माइनस एक्स और माइनस वाई से रिप्लेस करो, देखो क्या हो रहा है। अगर चेंज हो जाएगा तो सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, अगर सेम रह जाएगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और किसके अबाउट सिमेट्रिक कौन सा है वो कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो इस वाले पार्ट में क्या होगा, इस वाले पार्ट में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्योंकि पावर यहां पे इवन है तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये किसके अबाउट हमें सिमेट्रिक दिख रहा है, y एक्सिस के अबाउट। फंक्शन कैसा भी हो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें ये पता है कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना। जैसा y एक्सिस के राइट हैंड साइड में होगा सेम उसी टाइप का y एक्सिस के
लेफ्ट हैंड साइड में होगा। क्वेश्चन नंबर 8 वाई एक्सिस के अबाउट, विशाल सही है। y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है, तो सिर्फ ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। सही है, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ जल्दी से। 9 ओनली x एक्सिस, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि x को रिप्लेस करोगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, y को रिप्लेस करोगे तो चेंज नहीं होगा। यानी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब क्या हो गया कि इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी इससे ऊपर जैसा होगा वैसा ही इसके नीचे भी कर्व होगा, है कि नहीं। 9th x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे। अरुणिता, क्वेश्चन नंबर 9 में x एक्सिस क्यों लिखा है? x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो क्या फंक्शन दे देगा, cos x ही रहेगा, है ना। तो x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, y एक्सिस के अबाउट। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 y एक्सिस, और y को माइनस y से रिप्लेस करेंगे तो, है ना। और आपको कर्व याद होगा कि cos x का कर्व कैसा होता है, इस टाइप से मूव करता है ना। तो देखो y एक्सिस में इसके इस तरफ जैसा कर्व है, सेम कर्व उसी तरफ का इस तरफ भी है। यानी अगर आप इस लाइन के अबाउट एक मिरर डाल दो तो देखो आपको सेम टाइप का कर्व इस तरफ और इस तरफ भी दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 किसके अबाउट होगा, 11 भी y एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 किसके अबाउट होगा, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्यों टाइम लग रहा है, जब इतना कुछ कर लिया तो जल्दी बताओ। 12 में क्या होगा, x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, यहां पे साइन स्क्वायर है तो ये भी तो पॉजिटिव दे देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 सिर्फ y एक्सिस होगा, यहां पे भी y स्क्वायर भी है, तो x और y दोनों को आप माइनस x माइनस y से रिप्लेस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, बोथ एक्सिस। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। हाँ विशाल सही है। हाँ दोनों यूज करेंगे, दोनों यूज करके हमें चेक करना है, जिसमें होगा उसको हम बोलेंगे उसके अबाउट सिमेट्रिक है। यहां पे दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। तो कैसे सिमेट्रिसिटी चेक करना ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी का फायदा क्या होने वाला है ये भी हमने देखा। अभी नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर के कुछ असाइनमेंट्स थे, याद होगा आपको, है ना। कुछ असाइनमेंट्स मिला था करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 to टोटल क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे सारा कंप्लीट करने के लिए बोला गया था, ठीक है। बताओ किसी क्वेश्चन में डाउट है। असाइनमेंट में 26 से लेके 36 तक था, 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्लास में कर चुके हो, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 क्लास में कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 27 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 प्रॉपर्टी 4। क्वेश्चन नंबर 29 प्रॉपर्टी 4। क्वेश्चन नंबर 30 माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई से पाई है तो पहले ऑड इवन चेक कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 0 से पाई बाई 2 तक है, प्रॉपर्टी 4। क्वेश्चन नंबर 32 26 और 27 का कंबाइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 प्रॉपर्टी 4।
क्वेश्चन नंबर 34 प्रॉपर्टी 4, क्वेश्चन नंबर 35 प्रॉपर्टी 4, क्वेश्चन नंबर 36 प्रॉपर्टी 4। किसी क्वेश्चन में डाउट बताओ? 1 to 36 में किसी क्वेश्चन में डाउट कि हमें कैसे करना है किसी पार्ट में? नहीं तो हम आगे का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। किसी को डाउट? प्रॉपर्टी 4 सब में बेस्ड है, स्टार्टिंग स्टेप ही हमारा वही है। तो जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टी 4 से हम स्टार्ट करेंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? जल्दी बताओ। असाइनमेंट में किसी क्वेश्चन में डाउट? असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 to 36, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताओ कि कौन सा डाउट है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। या जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है इसको जल्दी से कंप्लीट करो, ठीक है। तो असाइनमेंट आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर इसका टेस्ट भी होगा तो उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरिया अंडर द कर्व पे, ठीक है। किसी को डाउट नहीं है तो आगे करते हैं। तो हमारा जो लेक्चर था एरिया अंडर द कर्व, जिसमें हम किसी भी कर्व का एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट चीजें देखी, सिमेट्रिसिटी का, ठीक ना, सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिसिटी से हमें फायदा क्या होने वाला है? तो सिमेट्रिसिटी क्या करेगा कि अगर कोई कर्व आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। मान लो कुछ भी कर्व है इस टाइप का, मान लो यही कर्व हमने ले लिया, ठीक है। ये कर्व है और हमें -a से a तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। -a से a तक इंटीग्रेट करना है, एक्स एक्सिस में हम देख रहे हैं, है ना। तो हमें ये दिख रहा है कि ये कर्व क्या है? सिमेट्रिक है। तो -a to a fx dx अगर हो, और अगर इफ fx इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक ना, है ना। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब क्या हो गया? ये इवन फंक्शन है ना। तो इवन फंक्शन में हमने ये सेम क्वेश्चन किया है। तो जब हमें सिमेट्रिक लिमिट दिख जाए कि लिमिट हमें -a से a तक करना है, और साथ में ये भी दिख जाए कि फंक्शन हमारा क्या है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो हम इसको पूरा नहीं करके क्या करेंगे? 0 से a तक ही इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो क्योंकि अगर आप यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर लो, और इसी क्योंकि जितना एरिया इस तरफ होगा उतना ही एरिया इस तरफ भी होगा, है ना। तो इसी को हम इंटीग्रेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पार्ट था कि अगर y के अबाउट सिमेट्रिक हो तो कैसा केस होगा, ठीक है। अगर x के अबाउट सिमेट्रिक हो तो क्या होगा, ठीक है। मान लो हमारे पास कर्व कुछ इस शेप का है, ठीक है। देखो, और y² = 4x का कर्व इस टाइप का था, याद है ना। पैराबोला में हमने कोऑर्डिनेट में सेम क्वेश्चन किया था। तो जब आप पैराबोला हम ड्रॉ करते हैं तो हमें इस टाइप का कर्व है। अगर हमें कोई ये बोले कि आप 0 से a तक इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो 0 से a तक इस कर्व के बीच में ये कंप्लीट एरिया हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या करना है। तो देखो, ये कर्व अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, सॉरी x एक्सिस के अबाउट, इफ fx इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, इफ fx इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस हो तो ये कंप्लीट एरिया मिलने वाला है हमें, है ना। तो यहां पे क्या है कि जब आप एलिमेंट चूज करोगे, ठीक ना, तो एलिमेंट चूज करने में क्या होगा कि आपको एलिमेंट ये यहां से यहां तक पूरा एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिमेंट का अगर आप यहां पे डायरेक्टली ये एलिमेंट चूज करोगे इस टाइप का, तो आपको लिमिट पुट करने में प्रॉब्लम होगी,
ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें यह पता चल चुका है कि ये कर्व क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, ठीक ना। तो सिमेट्रिक अबाउट अगर ये एक्स एक्सिस है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आप सिंपली क्या करो, इस कर्व को आप एलिमेंट इस तरीके से चूज नहीं करके आप कैसे एलिमेंट लोगे, सिंपली हम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में एलिमेंट चूज करेंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट में सिर्फ एलिमेंट चूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा y हो गया और ये हमारा यहां से x डिस्टेंस जाके dx लेंथ कर लिया, ठीक है। तो जब x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो तो इस कर्व का हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, है ना, हमें इंटीग्रेशन 0 टू a दिया हुआ है, एरिया बिटवीन कर्व एंड एरिया बिटवीन कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, ठीक है। तो जब इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 2 टाइम्स 0 टू a fx dx, क्लियर है। तो यहां पे हम सिंपली एलिमेंट हम इस तरीके से चूज करेंगे। अब देखो कि जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि हम जो भी इंटीग्रेशन वगैरह या जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ किसके लिए करते हैं, फंक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या ये कर्व फंक्शन है ना। अभी हमने दो टाइप का कर्व पढ़ा, एक ऐसा कर्व था, ठीक है, और एक ये कर्व है। तो अब बताओ कि इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। बेसिक डेफिनेशन फंक्शन का 11th में हमने किया था। तो फंक्शन क्या बोलता है कि अगर आप कोई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और वर्टिकल लाइन कर्व को एक पॉइंट पे कट करेगा तो वो फंक्शन होगा, है ना। तो इस वाले पार्ट में देखो, अगर आप कोई भी वर्टिकल लाइन कहीं भी ड्रॉ करो तो ये एक वर्टिकल लाइन कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना। तो ये क्या है हमारे पास, ये फंक्शन है कि नहीं। तो ये फंक्शन होता है y इक्वल टू, और इसको अगर हम एक्स स्क्वायर बोले तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन है तो हम डायरेक्टली इस तरीके से इंटीग्रेट करके इसको हम लिख पा रहे हैं, है ना, जैसा हमने अभी इस एग्जांपल में किया था। ऊपर वाले एग्जांपल में देखो ये फंक्शन था तो हम इसका एरिया सिंपली कैलकुलेट करके लिख पा रहे हैं। लेकिन जो सेकेंड वाला पार्ट है, इस टाइप का जो कर्व है, इसको हमने फंक्शन में नहीं पढ़ा था, है ना। ये वाला पार्ट हमने फंक्शन में नहीं पढ़ा था। जब फंक्शन में नहीं पढ़ा था, क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, इसलिए हम इसको अलग से कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना। तो देखो इस वाले में अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो कर्व को ये कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन नहीं है ना। तो बेसिक डेफिनेशन हमने बताया था आपको किसी भी कर्व को चेक करने का कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो जब भी कोई कर्व एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो क्या होगा, हमारे लिए फंक्शन नहीं होगा, है ना। और जब ये फंक्शन नहीं है तो क्या हम ये चीज अप्लाई कर पाएंगे, fx dx, है ना, या ये चीज हम अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि हमने फंक्शन के बाद ही जब हमने फंक्शन चेक किया था उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लिमिट पढ़ा था, याद होगा। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ा है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा है, और उसके बाद हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है, रिलेटेड टर्म है ना। जब तक आपके पास फंक्शन नहीं होगा तब तक हम लिमिट कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, कॉन्टिन्यूटी बात करने का कोई मतलब नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी करने का कोई मतलब नहीं है, और इंटीग्रेशन करने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो कुछ भी हम करते हैं वो सिर्फ किसके लिए करते हैं, फंक्शन के लिए ही करते हैं, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन नहीं है तो क्या है, एक कर्व तो हम बोलते ही हैं। इसलिए जब हम यहां पे लिखते हैं, है ना, एरिया अंडर द कर्व, है ना, हम यहां पे एरिया अंडर द फंक्शन नहीं बोलते हैं, ठीक ना। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि आपके पास इस टाइप का कर्व भी आएगा तो ये तो फंक्शन है, लेकिन कर्व ये भी तो है, लेकिन ये क्या है, फंक्शन नहीं है ना। लेकिन क्योंकि कर्व है तो ये कुछ ना कुछ एरिया तो बाउंड करेगा ही, है ना। यहां से यहां तक ये एरिया बाउंड कर रहा है, और अगर ये एरिया बाउंड कर रहा है तो हमें एरिया निकालना आना चाहिए, भले ही वो फंक्शन हो या नहीं हो,
है ना। तो यहां पे हम एरिया अंडर दी कर्व पढ़ रहे हैं, ठीक है, एरिया अंडर दी फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस टाइप का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस टाइप का हो तो क्या हम ये चीज डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ये डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, इसको हम इसलिए हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो पहला काम हमें यह करना है कि जब भी आपके पास इस टाइप का कोई कर्व हो और आपको उसे इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़े, ठीक है, आपको लगे या आपको पता चल जाए कि वो फंक्शन नहीं है, जैसे इस केस में है ना, इस केस में ये फंक्शन नहीं है लेकिन ये फंक्शन था, ये फंक्शन था, तो इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पा रहे थे, ठीक है। तो फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन में हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप का कर्व हो तो इस टाइप के कर्व को हम क्या फंक्शन बोल पाएंगे? नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये फंक्शन ही नहीं है, और फंक्शन नहीं है तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा? फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखो इस टाइप के इक्वेशन, इस टाइप के कर्व का इक्वेशन क्या होता है? इसका इक्वेशन है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x भी इसी टाइप का होगा। क्लियर? तो y इक्वल टू 4x भी सेम इसी टाइप का होगा। तो जब आप इसको, क्योंकि ये अभी फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका कर्व इस टाइप का है, तो हमें इसको फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो यहां पे जब इसको रूट को उस तरफ लेके जाओगे तो ये क्या डिनोट करेगा? y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, है कि नहीं। अब देखो यहां पे हमें y के कितने ब्रांच मिल रहे हैं? 2 ब्रांच मिल रहे हैं। एक कौन सा है? y इक्वल टू रूट एक्स, और दूसरा कौन सा है? y इक्वल टू माइनस टाइम्स रूट एक्स, ठीक है। अब ये दोनों अपने आप में क्या है? इंडिविजुअली क्या है? ये दोनों फंक्शन है, ठीक है। इस दोनों को हमने कंबाइन करके ये लिखा था, तो ये फंक्शन नहीं था, तो आप इसको इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते हो। लेकिन इसको देखोगे y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स का कर्व कैसा होता है? इस टाइप से कुछ कर्व होता है ना। तो ये देखो फंक्शन है। परपेंडिकुलर लाइन कोई भी आप ड्रॉ करोगे हमेशा कितने पॉइंट पे कट करेगा? एक परपेंडिकुलर लाइन एक पॉइंट पे ही कट करेगा। क्लियर है? तो ये क्या है? फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट क्या है? फंक्शन नहीं है। तो जब भी आपके पास कोई कर्व हो जो फंक्शन नहीं हो, तो पहले आपको उसे क्या बनाना पड़ेगा? फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। जब तक आप उसको फंक्शन नहीं बनाओगे वो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन सिर्फ फंक्शन का ही करते हैं और किसी चीज का नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें ये इंटीग्रेशन करना होगा, है ना, इसलिए हमने देखो कि जब हमें इसको इंटीग्रेट करना था, ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, तो आपको अभी अब ये क्लियर हो गया होगा कि जब इस टाइप का कोई फंक्शन हो तो पहले आप उसको, इस टाइप का कोई कर्व हो तो पहले आप उसको फंक्शन में ब्रेक कर लो, ठीक है। तो हमें जो एरिया कैलकुलेट करने के लिए दिया गया था वो एरिया ये वाला एरिया था, ठीक है, ये 0 से a के बीच में, ठीक है। उसने एरिया अंडर द फंक्शन नहीं बोला है, एरिया अंडर द कर्व बोला है। तो इस कर्व और इस लाइन के बीच में जो ये एरिया बन रहा है, इस एरिया, ये एरिया हमें निकालना है। तो क्योंकि हमें ये पता है कि ये फंक्शन नहीं है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि ये क्या है? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, इसको हम क्या करेंगे? पहले फंक्शन वाले पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो ये देखो अपर पार्ट क्या बन रहा है? अपने आप में एक फंक्शन बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको अपर पार्ट अलग से ड्रॉ कर लिया। कहां से कहां तक? 0 से a तक, ठीक है। और अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट कर पाए, ठीक ना, इस एरिया को आप कैलकुलेट कर लो, और आपको मान लो कि इसका सेकेंड वाला पार्ट भी ड्रॉ करना है ना, तो ये वाला पार्ट है। तो ये कौन सा कर्व है? y इक्वल टू रूट एक्स, और ये कौन सा कर्व है? y इक्वल टू माइनस टाइम्स रूट एक्स, है ना, माइनस टाइम्स रूट एक्स। तो जब आप ये देखो दोनों सेम कर्व है, ठीक है, ये अपने आप में एक फंक्शन है, ये अपने आप में फंक्शन है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? फंक्शन नहीं बन रहा है। तो फंक्शन नहीं बन रहा है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इसको फंक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे? y इक्वल टू इस तरीके से लिख के, है ना। तो अब देखो क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिक है, तो जैसा इस तरफ आएगा आपका उतना ही कर्व यहां भी होगा, है ना। जितना एरिया यहां पे होगा इतना एरिया यहां भी होगा। तो हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 0 टू a 2 टाइम्स y dx लिखेंगे, ठीक है। यहां पे देखो हमने y लिखा हुआ है,
ठीक है, और ये y कौन सा y है, ये वाला y है। ठीक है, तो अभी हम पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव वाले पार्ट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो टोटल एरिया हमारा क्या होगा, ये वाला होगा। अगर आप चाहो तो इस वाले पार्ट को आप अलग से इंटीग्रेट करो, लेकिन फंक्शन हमें ये लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे फंक्शन हमें ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेशन को थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम एरिया अंडर द कर्व लिखते हैं, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व लिखते हैं, तो एरिया अंडर द कर्व में हम इंटीग्रेशन a टू b dx तो करते हैं, लेकिन यहां पे हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। ठीक है, यहां पे हम fx नहीं लिख रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि हम y क्यों लिख रहे हैं, क्लियर है? तो y इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि जो कर्व दिया हो वो फंक्शन भी हो या फंक्शन नहीं भी हो। अगर फंक्शन होगा तो y की जगह पे fx आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन अगर फंक्शन नहीं होगा तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये सब चीज मैंने पहले से समझाने के लिए किया है। अभी तक जो कुछ भी हम कर रहे थे वो सब फंक्शन के लिए कर रहे थे, इसलिए हम y के जगह पे डायरेक्टली fx लिख पा रहे थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, y dx लिखना है, और y एक्चुअली में क्या होगा, x का ही फंक्शन होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? वैसे ही अगर आपको इंटीग्रेशन y एक्सिस के अलोंग करना है तो dy, और यहां पे हम x लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मतलब हो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। यहां तक किसी को डाउट बताओ कि x dy या y dx लिखने का क्या मतलब होता है, और सिमेट्रिसिटी होने का क्या मतलब होता है, और कैसे हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। ठीक है, यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट हो तो, या जो लोग लिख रहे हो कंप्लीट कर लो, लिख लो। यहां तक किसी को डाउट किसी पार्ट में कि कैसे हम इंटीग्रेशन को y dx और x dy लिख रहे हैं, fx dx नहीं लिख रहे हैं अब, है ना? तो क्योंकि हमने ये चीज एस्टेब्लिश किया है कि एरिया हमें किसका निकालना है, सिर्फ फंक्शन का ही निकालते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में वो फंक्शन भी दिया हो सकता है या फिर एरिया भी दिया, कर्व भी दिया हो सकता है, तो बाय डिफॉल्ट हम y dx और x dy लिखते हैं। ठीक है, बाकी सबका क्लियर है? तो ये सब कुछ अभी तक बस डेफिनेशन है और हम कर्व को समझने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं कि कैसे हमें एलिमेंट चूज करना है और किस तरीके से हमें कर्व को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये सारा पार्ट हम लोग अब इस वाले चैप्टर में देखेंगे कि अब हमारा जितना थ्योरी वाला पार्ट था वो मैक्सिमम कवर हो चुका है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको और अच्छे तरीके से समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जितना करोगे उतना आपको ये चीज क्लियर होगा। क्लियर? तो चलो पहले एक सिंपल सा कर्व लेते हैं y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का फ्रेमिंग किस तरीके से होता है वो चीज आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से लिखा होगा, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू, कौन सा पार्ट फिर से अरुणिता, अरुणिता कौन सा पार्ट फिर से, बिटवीन द कर्व y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। अरुणिता कौन सा पार्ट करना है फिर से बताओ। y dx क्यों लिखा, यही ना? तो ये चीज हमने अभी एस्टेब्लिश किया ऊपर में कि देखो जब हम एरिया लिखते हैं तो यहां पे हमने fx dx लिखा था, याद है कि नहीं? fx dx लिखते हैं, और एक चीज और हमने बताई थी पहले कि जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया सिर्फ किसका कैलकुलेट होता है, सॉरी इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होता है पॉसिबल, सिर्फ इंटीग्रेशन सिर्फ किसका पॉसिबल होता है, फंक्शन का पॉसिबल होता है। जब तक फंक्शन हो आप उसको इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट और ये इतने सारे ऑपरेशन सब कुछ कर सकते हो। तो कैलकुलस में हमने जो कुछ भी किया है
वो सब कुछ क्या है, फंक्शन मान के ही किया है, ठीक ना। तो अगर आपके पास फंक्शन होगा तो काम बन जाएगा। जैसे इस वाले केस में, ऊपर वाले केस में यहां पे ये हमें फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन चेक करना आता है तो फंक्शन हम चेक कर सकते हैं। फंक्शन दिया हुआ था तो हम डायरेक्टली एफ एक्स डी एक्स लिख पा रहे थे। लेकिन इस केस में क्या है, सेकेंड वाले पार्ट में, कि ये हमारा फंक्शन ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ एरिया तो ये एक्वायर कर ही रहा है ना, कुछ ना कुछ ये एरिया बाउंड कर रहा है। तो जब एरिया बाउंड करना होगा तो हमें एरिया तो कैलकुलेट करना ही होगा, और एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। लेकिन हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फंक्शन, ये क्या है, ये कर्व फंक्शन ही नहीं है, तो डायरेक्टली हम ये वाला ऑपरेशन ट्राई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, जो भी कर्व दिया हुआ है पहले आप उसको फंक्शन में रिड्यूस कर लो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तरह हमने ये बताया था कि ये फंक्शन, ये एक कर्व है जो कि फंक्शन नहीं है, ठीक ना। तो फंक्शन नहीं है तो हमने पहले इसको क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक किया। इस तरीके से हमको कैसे समझ में आया कि यही दो पार्ट होगा, क्योंकि जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ था वो देखो, कर्व का इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स तो फंक्शन नहीं है, लेकिन जब हमने इसको y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स लिखा तो ये दो अलग अलग ब्रांच अपने आप में क्या हो जा रहा है, फंक्शन बन जा रहा है ना। तो एक ब्रांच ये वाला है y इक्वल टू रूट एक्स, और एक दूसरा ब्रांच ये नीचे में है y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, है ना। तो एक ये फंक्शन है। अब ये दोनों अपने आप में फंक्शन है, तो आप चाहो तो इसका एरिया अलग कैलकुलेट कर सकते हो, इसका एरिया अलग कैलकुलेट कर सकते हो। जब इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 0 टू a, और यहां पे क्या लिखना होगा, y dx लिखना होगा, और y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, रूट एक्स पुट करेंगे, है ना। क्योंकि देखो जो हमें फंक्शन दिया हुआ था, जो हमें कर्व दिया हुआ था, वो कर्व किसका इक्वेशन था, वाई स्क्वायर का इक्वेशन था, है कि नहीं। लेकिन जो हमें यहां पे एरिया कैलकुलेट करना होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, वाई डी एक्स लिखते हैं, क्योंकि यहां से आप x डिस्टेंस पे मूव करोगे तो यहां से x की वैल्यू पुट करोगे तो ये हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, y इंटू ये स्मॉल विड्थ dx। तो हम यहां पे अब y लिख रहे हैं, है ना, जबकि हमें यहां पे एग्जैक्टली y दिया हुआ नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ था, ठीक ना। तो यहां से हम डायरेक्टली y की वैल्यू एक्स स्क्वायर लिख पा रहे थे, लेकिन यहां पे अब हमें y स्क्वायर दिया हुआ है, y नहीं दिया हुआ है, तो आपको y निकाल के यहां पे पुट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया रोनिता, है ना। तो जब एरिया लिखेंगे तो एरिया को हमेशा किसके तरीके से रिप्लेस करेंगे, है ना। जब भी आपको एरिया डिनोट करना हो तो हम एरिया को हमेशा y dx और x dy के टर्म में लिखेंगे। डिपेंड करता है कि आपको x के अलोंग इंटीग्रेट करना है या y के अलोंग इंटीग्रेट करना है। ये किसके अलोंग है, ये वाला y के अलोंग है ना, और ये किसके अलोंग है, x के अलोंग, ठीक है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी हम और ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू आपको ये और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो लेकिन आपको ये समझना है कि हमें ये कर्व एरिया का डेफिनेशन अब हमारे लिए ये है, y dx और x dy के टर्म में आपको कैसे इंटीग्रेट करना है वो आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखो फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, ठीक है। तो पहले हम कर्व को प्लॉट करके देख लेते हैं कि हमें एरिया एक्चुअली में निकालने के लिए कौन सा बोला है। कहीं ऐसा तो कोई कर्व एरिया निकालने के लिए नहीं बोला है जो इंटीग्रेट, जो एक्स एक्सिस के नीचे हो, है ना। तो ये y इक्वल टू एक्स का लाइन है, ये x इक्वल टू 0 का लाइन है ना। x इक्वल टू 0 कौन सा होता है, y एक्सिस, और x इक्वल टू 2 यहां कहीं पे होगा, तो x इक्वल टू 2 आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 2 हो गया और ये x इक्वल टू 0 हो गया। तो अब देखो इन तीनों कर्व के बीच में कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है ना। तो देखो एरिया बाउंड कौन सा हो रहा है, ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। क्लियर हो गया। तो हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। अब देखो इस एरिया को कैलकुलेट करने के क्या है हमारे पास, दो तीन तरीके हैं। आपको समझना है कि आप किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, ठीक ना। तो ये चीज आप पे डिपेंड है कंप्लीटली कि आप फंक्शन को कैसे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ये y इक्वल टू एक्स है, ठीक है, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट कितना है 2 है, ठीक है।
तो ये पॉइंट 2,0 हो गया, ये पॉइंट 2,0 हो गया, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2,2। कैसे निकाला 2,2? कर्व का इक्वेशन हमें पता है, कौन सा कर्व है, y इक्वल टू एक्स, सॉरी ठीक है। तो देखो हमें ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट कितना है 2,0, तो ये 2,0 लिख लिया। ये पॉइंट कितना है 0,0, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, तो कर्व का इक्वेशन हमें पता है, x की वैल्यू पुट करो y मिल जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2,2। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो देखो तीनों स्ट्रेट लाइन हमें दिया हुआ है, जो एरिया बाउंड हुआ है वो किससे बाउंड है, स्ट्रेट लाइन से बाउंड है। और अगर स्ट्रेट लाइन से बाउंड है तो आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रायंगल ही तो फॉर्म हो रहा है कि नहीं, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि अगर आपको ट्रायंगल दिख जाए, रेक्टेंगल दिख जाए, या जो ऐसी चीज है जो नोन है पहले से आपको, ठीक है, तो आप उस तरीके से भी एरिया कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो मेथड 1 हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया कितना होगा डायरेक्टली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है कि नहीं, तो बेस कितना होगा, बेस लेंथ 2 और हाइट कितना होगा 2, तो फाइनल एरिया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं निकालना है, क्योंकि वो अगर एरिया कैलकुलेट करने के लिए देगा तो बाय डिफॉल्ट वो ये सोच रहा है कि आप उसको इंटीग्रेट करके ही निकालोगे। ठीक है, क्योंकि उसे इंटीग्रेशन चेक करना है, और ऐसा कोई कर्व देगा नहीं जहां पे आप एरिया डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, तो ये इजी सा पार्ट हमने लिया, लेकिन हमें यहां पे समझने वाली चीज ये है कि अगर ये तो फर्स्ट मेथड हो गया कि हम एरिया डायरेक्टली ट्रायंगल वाले प्रॉपर्टी से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हमें अब मान लो इंटीग्रेशन पे करना है, ठीक है, तो जो एरिया हमें कैलकुलेट करना है वो एरिया हमें ये वाला एरिया दिख रहा है। ठीक है, तो पहली चीज अब मेथड 2 आते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होगा कि यहां से x यूनिट पे जाके हमें एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। याद है आपको लास्ट क्लास में हमने किया था, x डिस्टेंस पे गए और एक एलिमेंट चूज किया। कैसा एलिमेंट, रेक्टेंगुलर एलिमेंट, और इस एलिमेंट का विड्थ कितना होगा dx, है ना। x डिस्टेंस पे गए हैं तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो इस फंक्शन में x पुट कर दो तो y मिल जाएगा। तो ये हाइट कितना होता है, हमेशा y होता है, याद है। तो हम मेथड 2 में इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 0 टू कहां से कहां तक निकालना है 2 तक, तो 0 टू 2 और y dx जो हमारा बेसिक डेफिनेशन था, है कि नहीं, तो हमने y dx लिख दिया। अब क्या करो, y की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो y की वैल्यू x पुट करो, तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 टू 2 x dx। और अब इसको इंटीग्रेट तो कर सकते हैं ना, कितना होगा x स्क्वायर 0 टू 2, और वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2। क्लियर हुआ। तो हमने क्या किया, ये चीज समझ में आया आपको, क्लियर। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से इस चीज को ट्राई कर सकते हो, क्लियर। एक और मेथड देखो कि अगर आपको एलिमेंट चूज करना है, तो किसी ने एलिमेंट x के अलोंग चूज किया, यहां पे आप x के अलोंग चूज करोगे तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कोई एलिमेंट इस तरीके से भी तो चूज कर सकता है। सोचो, हमने जो अभी x के अबाउट एलिमेंट लिया था, है ना, ये एलिमेंट देखो, ये जो एलिमेंट था हमारा, इस एलिमेंट को अगर हम 0 से 2 तक मूव करेंगे तो ये कंप्लीट एरिया को कवर कर लेगा, और हमेशा इसका अपर पॉइंट इस वाले लाइन पे है और लोअर पॉइंट इस वाले लाइन पे है। क्लियर है, तो ये एक मेथड हो गया। मान लो किसी ने एलिमेंट y एक्सिस के अलोंग जाके चूज किया, वो भी वो कर सकता है। तो यहां से y डिस्टेंस पे गए और
dy डिस्टेंस पे जाके देखो dy यूनिट का विड्थ का एक उसने क्या किया, ये कर्व चूज किया। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट को अगर आप इंटीग्रेट, इस वाले पार्ट में इस एलिमेंट को आप यहां से लेके यहां तक मूव करोगे तो भी तो हमें सेम एरिया मिल रहा है कि नहीं, है कि नहीं। हाइट भले ही चेंज हो रहा हो लेकिन हमेशा इसका देखो एक लोअर पॉइंट यहां पे है और अपर पॉइंट यहां पे है। ठीक है, तो यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हमारा लिमिट होगा, अब वो लिमिट किसके अलोंग मूव करेगा, वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई एक्सिस में लोअर लिमिट कहां पे होगा, 0 से लेके 2 तक, है ना। तो इसी इंटीग्रेशन को आप इस वाई एक्सिस के अलोंग भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे आप ट्राई करो कि पहले एक्स के अलोंग सोचो, है ना, क्योंकि वाई के अलोंग सोचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्लियर। तो ये एरिया दोनों मेथड है। थर्ड मेथड ये भी था वाई एक्सिस के अलोंग, है ना। तो वाई एक्सिस के अलोंग बहुत कम पूछा जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी आपको घर पे आप ट्राई करना है किसी क्वेश्चन को कि क्या हम उसको वाई एक्सिस के अलोंग एलिमेंट लेके भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना आप ये सब चीजें देखोगे क्वेश्चन के थ्रू उतना ये चीजें क्लियर होगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन के मेथड से। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं दूसरे टाइप के कर्व पे, है ना, जो क्या है, और जो हमने बेसिक कर्व बचपन से अभी तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, जिसका प्रूफ आपने कभी आज तक देखा नहीं होगा, है ना। सिर्फ आपको बता दिया गया कि एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहां पे इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारे पास टूल है और वो इंटीग्रेशन क्या करता है, एरिया ही कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो लिख लो एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया है और इसको ए कर लो तो आपको फॉर्मूला दिख जाएगा इजीली। ठीक है, तो एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस सर्कल, है ना। क्योंकि यहां पे उसने लिमिट क्यों नहीं दिया कि कहां से कहां तक करना है, क्योंकि उसने इनक्लोज्ड बोल दिया है। ठीक ना, इनक्लोज्ड बोलने का मतलब क्या होता है कि जो आपका कर्व है वो अपने आप में एक एरिया बाउंड कर रहा है। ठीक है, तो इसने बोला कि ये जहां से जहां तक बाउंड कर रहा है ये कंप्लीट एरिया आप मुझे कैलकुलेट करके बता दो कितना होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको कि अब हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। अब अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको, ये भी चीज हमें ध्यान में होनी चाहिए, है ना, कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये बताओ कि क्या ये कर्व जो है ये फंक्शन है। ठीक है, एरिया हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले आप बताओ कि क्या ये कर्व फंक्शन है। एक्स एक्सिस वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इसको कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, है ना। इस पॉइंट पे भी कट कर रहा है और यहां भी कट कर रहा है, तो ये क्या है, फंक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज हमें ये पता चल गई कि ये फंक्शन नहीं है, और अगर ये फंक्शन नहीं है तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अब देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार एक्स को 0 कर दो तो वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और एक बार वाई को 0 कर दो तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यह चीज पता चल चुका है कि ये कर्व अपने आप में क्या है, फंक्शन नहीं है। ठीक ना, तो फंक्शन नहीं है तो पहले हमें इसे क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा फंक्शन में। ठीक है, तो ब्रेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इसमें कोई सिमेट्रिसिटी है कि नहीं, है ना, क्योंकि सिमेट्रिसिटी होगा तो हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहां पे देखो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, जस्ट हमने एग्जांपल में किया था, बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब हर एक क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, सेम एरिया बाउंड कर रहा होगा, है ना। तो देखो ये वाला एरिया जितना होगा उतना ही एरिया ये वाला भी होगा, उतना ही एरिया ये वाला भी होगा, और सेम एरिया ये भी होगा, है ना। तो ये चारों एरिया ये चारों क्या है, सेम एरिया होने वाला है। ठीक है, तो सेम एरिया अगर होने वाला है तो पहली चीज तो हमें इस कर्व को क्या बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिक बनाना, सॉरी फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। जब तक फंक्शन नहीं होगा हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और आपको याद हो कि जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया का डेफिनेशन क्या लिखते हैं, ए टू बी वाई डी एक्स, है कि नहीं। क्या हमें यहां पे y मालूम है, नहीं मालूम है। y मालूम नहीं है तो हम y को निकाल भी तो सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू अब यहां से कितनी हो जाएगी देखो, प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब ये कर्व एक्चुअली में कौन से पार्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों पार्ट को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है, तो दोनों को मैं अलग अलग यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो जो प्लस वाला है वो ऊपर वाला कर्व है, और जो माइनस वाला है वो नीचे वाला कर्व है ना। a माइनस ए दोनों में सेम ही चीज है, बस हमने दोनों को अलग अलग ब्रेक करके यहां पे लिख दिया है। अब देखो ये फंक्शन नहीं था, ये वाला पार्ट जो था ये फंक्शन नहीं था, लेकिन ये दोनों क्या है अपने आप में फंक्शन है ना। और ये कंप्लीट कर्व हमें फंक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्स वाई के पैरेलल आप लाइन कहीं भी ड्रॉ करोगे तो कितने पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे ही कट करेगा, है ना। दोनों में ये चीजें आप चेक कर सकते हो इजीली। क्लियर, तो हमें अब हमारा फंक्शन बन चुका, यानी हम ये एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम जब एरिया लिखेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन y dx। तो y की वैल्यू हम कौन सा लेंगे, तो y आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले पार्ट में इंटीग्रेट करना क्या है, इजी है, नेगेटिव साइन लेके हम क्यों चलेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हमें y की वैल्यू यहां से हमने पॉजिटिव वाला पार्ट ही लिया। पॉजिटिव वाला पार्ट मतलब हम ये एरिया अपर वाला पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना चाहें। अब डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वाला कर्व है y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ है ना। तो ये रूट ये कंप्लीट कर्व को डिनोट कर रहा है। तो क्या हमें ये माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट करने की जरूरत है, इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ए से ए तक भी कर सकते हो। ठीक ना, लेकिन जब माइनस ए से ए तक करेंगे तो हमें कौन सा एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिक है तो हमें ये एरिया भी निकालना है, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट अभी हमने देखा कि ये चारों क्वाड्रेंट में सेम है, तो अगर हम सिर्फ इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल पाए, ठीक ना, इस वाले क्वाड्रेंट का, तो हमारा काम इजी हो जाएगा, है ना। तो ये इंटीग्रेशन हमें सिर्फ यहां से यहां तक करना है, तो ये इसका लिमिट कहां से कहां तक होगा, 0 से a तक, है ना। तो ये हमने 0 से a तक लिमिट पुट किया, और 0 से a तक लिमिट पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, है कि नहीं। तो ये किसका एरिया है, 1 क्वाड्रेंट का। ठीक है, अब देखो कोई बोलेगा कि सर इसमें हमने लिमिट तो लिया ही नहीं, सॉरी एलिमेंट तो फॉर्म नहीं किया। तो एलिमेंट फॉर्म करो, देखो यहां से x डिस्टेंस पे मूव करेंगे और एक एलिमेंट हमने लिया ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पे फंक्शन ब्रेक कर लिया था इसलिए हमें दिख गया, इसलिए हमने एलिमेंट अलग से डिस्कस नहीं किया। लेकिन अगर एलिमेंट डिस्कस करोगे तो ये होगा, यहां से x डिस्टेंस पे जाके dx डिस्टेंस का एक स्ट्रिप चूज करेंगे, इसका हाइट कितना हो जाएगा y, तो एरिया कितना हो जाएगा y इंटू डी एक्स, है ना। और y इंटू डी एक्स में देखो लोअर लिमिट हमेशा x एक्सिस पे है और अपर लिमिट हमेशा y एक्सिस पे है, यानी आप यहां पे कोई सा भी एक इस टाइप का स्ट्रिप चूज करोगे और इस स्ट्रिप को यहां से यहां तक मूव कराओगे तो देखो हमेशा इसका अपर लिमिट इस वाले कर्व पे ही रहेगा और लोअर लिमिट x एक्सिस पे ही रहेगा, यानी ये स्ट्रिप इस कर्व के अंडर का एरिया आपको दे सकता है इजीली। क्लियर है ना, तो ये एरिया हम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से आप स्ट्रिप चूज करके आंसर निकाल सकते हो, और ये इंटीग्रेशन हमें करना आता है। ठीक है, किस टाइप का इंटीग्रेशन है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टाइप 3 वाला याद है, इंडेफिनिट में हमने किया था। टाइप 3 वाला है, सिंपल फॉर्मूला आपको पुट करना है और लिमिट पुट करके आंसर निकाल लेना, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा, 4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेट करो
इसका एरिया हमें कितना मिलना चाहिए, पाई ए स्क्वायर। सिंपली इंटीग्रेशन में लिमिट की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, और इसमें और कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो यहां तक हमने देखा कि कैसे इंटीग्रेशन को हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। हमने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और एग्जांपल के थ्रू और समझने का ट्राई करेंगे कि एरिया डिफरेंट टाइप के कर्व का कैसे निकलता है, ठीक है। आपको हर एक टाइप के कर्व का इक्वेशन और कर्व का शेप पता है। हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे कर्व को ड्रॉ किया था, ठीक है। तो उन सारे कर्व को देखो और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करो, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हमें पता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पार्ट का और भी ढेर सारा एग्जांपल करके समझेंगे कि कैसे हम एलिमेंट चूज करते हैं और कैसे हम एरिया कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसमें और डिफिकल्ट सा पार्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल कर्व है, ठीक है। और उसके बाद हम 2-3 कर्व को मर्ज करा के जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हम वो चीज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि 2 कर्व को अगर हम मर्ज करेंगे तो उसके बीच में हम एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अभी आप एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करो और मिसलेनियस प्रीवियस चैप्टर का है ना, चैप्टर 7 मिसलेनियस 3 क्वेश्चन यहां पे है, ठीक है। और बाकी प्रीवियस चैप्टर के आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मिसलेनियस का, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर, सारे इजी क्वेश्चन है, सब आप लोग ऑलमोस्ट इसमें से मैक्सिमम कर चुके हो, ठीक है। क्वेश्चंस हैं 44 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 10 क्वेश्चन आप यहां से करना है और ये 3 क्वेश्चन इजी सा पार्ट है, ये आप यहां से ट्राई करो, ठीक है। असाइनमेंट्स के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, किसी को उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे अगर किसी को कोई डाउट हो तो, ठीक है। बाकी के लिए अभी के लिए 3 क्वेश्चन 8.1 का करना है, ठीक है। और चैप्टर 7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मिसलेनियस, क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम इसको एरिया को और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय।